पिछली बार हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन यानी आम महंगाई में कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं। लेकिन आज हम उस भयंकर स्थिति को एक्सप्लोर करेंगे जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चलिए इस डीप डाइव में जानते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की एनाटमी को, जहां पैसों की वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है। आज का हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। हम शुरू करेंगे द ब्रेकिंग पॉइंट से, फिर देखेंगे इसमें द की प्लेयर्स कौन है, तबाही की रेसिपी कैसे बनती है, कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइंस, लोगों के बिहेवियर में आने वाला शिफ्ट और फाइनली द एंड ऑफ मनी। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, द ब्रेकिंग पॉइंट। नॉर्मल इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, नॉर्मल महंगाई एक धीमे लीक की तरह होती है, राइट? कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं और परचेजिंग पावर थोड़ी कम होती है। पर हाइपर इन्फ्लेशन ये एक कैटास्ट्रोफिक ब्लोआउट है। इसमें कीमतें अचानक रॉकेट की तरह उड़ती हैं और आपकी जेब में रखे कैश की वैल्यू देखते देखते बिल्कुल गायब हो जाती है। लेकिन इसे हम ठीक ठीक डिफाइन कैसे करें? ये सिर्फ बहुत ज्यादा महंगाई बोलने का कोई कैजुअल तरीका नहीं है। मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर किसी इकोनॉमी में सामान और सर्विसेज की कीमतें हर महीने 50% से ज्यादा बढ़ने लगें, ध्यान दीजिए, हर महीने 50%, तो उस क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये वाकई एक एक्सट्रीम स्थिति है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द की प्लेयर्स। इस सिस्टम को गिराने वाले मेन खिलाड़ी आखिर हैं कौन? इस पूरे ड्रामे में बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। पहली हैं सरकारें, जो लिमिट से ज्यादा खर्च करती हैं और भारी कर्ज लेती हैं। दूसरे हैं सेंट्रल बैंक्स, जिनका काम है इस कर्ज को कवर करने के लिए नई करेंसी छापना। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, द पब्लिक यानी आम जनता। हमारा भरोसा ही इस सिस्टम को जिंदा रखता है, और जब ये भरोसा टूटता है तब असली डिजास्टर शुरू होता है। आप चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रेसिपी फॉर मॉनेटरी डिजास्टर। एक परफेक्ट स्टॉर्म बनता कैसे है? सच कहूं तो ये तबाही एक रात में नहीं आती, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। स्टेप 1, सरकारें अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करने लगती हैं। स्टेप 2, अब इस ओवर स्पेंडिंग को चुकाने के लिए सेंट्रल बैंक्स हवा से नए पैसे क्रिएट करते हैं और नोट छापना शुरू कर देते हैं। और स्टेप 3, सबसे खतरनाक फेज, जब मार्केट में नोट्स तो आ जाते हैं लेकिन उस प्रोपोर्शन में सामान का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां सिस्टम बुरी तरह फेल होना शुरू हो जाता है। चौथे हिस्से पे नजर डालते हैं, टाइमलाइंस ऑफ हिस्टोरिक कोलैप्स। चलिए देखते हैं हिस्ट्री में ऐसा प्रैक्टिकली कब कब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920s में वाइमार रिपब्लिक यानी आज के जर्मनी का हाल सोचिए। ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने उन पर इतना भारी डेट लाद दिया था कि उनकी इकोनॉमी टूट गई। कर्ज चुकाने के लिए सरकार ने अंधाधुंध नोट छापे। नतीजा, जून 1923 आते आते एक सिंगल $US की कीमत 8,000 मार्क्स तक गिर गई। सोचिए, लोग थैले भर के कैश ले जाते थे सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। पैसा अपनी पूरी अहमियत खो चुका था। ऐसा ही कुछ लेट 2000s में जिम्बाब्वे में हुआ। 1990s के लैंड रिफॉर्म्स की वजह से वहां इकोनॉमी का आउटपुट आधा रह गया, प्रोडक्शन पूरी तरह गिर चुका था। अब सरकार ने क्या किया? अपने खर्च पूरे करने के लिए प्रिंटिंग मशीन्स ऑन की और नोट छापने शुरू कर दिए। प्रोडक्शन गिर रहा था और मार्केट में कैश बढ़ रहा था। इसका असर यह हुआ कि कीमतें हर रोज इतनी तेजी से बढ़ीं कि लोगों को डेली बेसिक चीजों के लिए कैश के बड़े बड़े बंडल्स कैरी करने पड़े। और इसका फाइनल रिजल्ट कितना शॉकिंग था, जरा इस नंबर को देखिए, 23 करोड़ 10 लाख %। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। सितंबर 2008 में जिम्बाब्वे का पीक एनुअल इन्फ्लेशन रेट टोटली यही था। ये एक ऐसा फिगर है जिसे दिमाग इमेजिन तक नहीं कर पाता। रियलिटी ये थी कि वहां लगभग हर रोज कीमतें दुगनी हो रही थीं। अब आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, द बिहेवियरल शिफ्ट। इन नंबर्स के पीछे एक आम इंसान की मानसिकता का क्या होता है? इस कोट पर गौर कीजिए। जब लोगों को पता होता है कि आज मिले हुए कैश की वैल्यू कल आधी रह जाएगी, तो चारों तरफ पैनिक मच जाता है। हर कोई डिमांड करता है कि उसे तनख्वाह रोजाना मिले और हाथ में कैश आते ही उसे तुरंत खर्च कर दिया जाए। पैसा अपने पास होल्ड करके रखना लिटरली नुकसान का सौदा बन जाता है। ऐसे में सिस्टम का पूरा ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। लोग सेविंग्स करना एब्सोल्यूटली बंद कर देते हैं। बैंक में पैसे रखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कमाई हाथ में आते ही पैनिक स्पेंडिंग शुरू होती है। लोग अपनी रद्दी हो चुकी करेंसी को छोड़कर फॉरेन करेंसी या फिजिकल सामान इकट्ठा करने लगते हैं। बिजनेसेस कोई स्टेबल प्राइस सेट ही नहीं कर पाते और मजदूरों की सैलरी की परचेजिंग पावर पल भर में जीरो हो जाती है। पूरा आर्थिक माहौल अनप्रेडिक्टेबल और कियोटिक हो जाता है। और यही चीज हमें ले आती है आज के आखिरी हिस्से पर, द एंड ऑफ मनी। यहां एक कोर इनसाइट को समझना बहुत जरूरी है।
हाइपर इन्फ्लेशन सिर्फ ज्यादा नोट छापने का नतीजा नहीं है। असली तबाही तब आती है जब ट्रस्ट, प्रोडक्शन और कंट्रोल, ये तीनों एक ही समय पर ब्रेक होते हैं। एक साथ, बिना प्रोडक्शन और कंट्रोल के जब लोगों का भरोसा उठ जाता है, तभी सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि आज का पैसा यानी ये फियाट करेंसी सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम करती है क्योंकि हम सब इस पर विश्वास करते हैं। इसे किसी फिजिकल गोल्ड या रिसोर्स ने बैक नहीं किया है। जिस दिन ये कलेक्टिव बिलीफ, ये भरोसा टूटा, सिस्टम वहीं ढेर हो जाता है। इस पूरे सफर को अगर समेटा जाए तो बाटा सिस्टम से शुरू होकर हम ऑफिशियल सिक्कों, फिर बैंकर्स और 1971 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने पर पूरी तरह फिएट मनी के दौर में आए। 1920s और 2000s के हाइपर इन्फ्लेशन केसेस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आज हम पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक ट्रस्ट पर निर्भर हैं। यही हमारी आर्थिक सच्चाई है। तो आखिर में मैं एक फाइनल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज का मॉडर्न मनी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद पर टिका है, तो सोचिए जिन फाइनेंशियल सिस्टम्स पर हम रोजाना रिलायंस रखते हैं, वो असल में कितने फ्रजाइल, कितने नाजुक हैं। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।